आप सबों को मेरा नमस्कार। आज के इस कोरोना काल में जो सबसे बड़ा मुद्दा आज उठ के अभी आपके और हमारे समक्ष और इस समाज में है वह है निजी विद्यालयों को मासिक शुल्क, शिक्षण शुल्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और पूरे समाज में पक्ष विपक्ष, पक्ष में भी कुछ ऐसे नेता हैं जो इसका समर्थन करते हैं, जबकि हाईकोर्ट ने इस पर निर्णय दे रखा है। बट शायद उन लोगों को यह पता नहीं है, इसलिए वो लोग इसका समर्थन करते हैं कि विद्यालय फीस ना ले। कुछ अभिभावक हैं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कुछ अभिभावक हैं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो चाहते हैं, जिनका कहना है कि विद्यालय को फीस नहीं लेना चाहिए। अब मुद्दा है कि विद्यालय फीस क्यों ना ले, और इतनी बड़ी व्यवस्था है समाज में। आज तक फीस नहीं लेने का मुद्दा तो आप सबों ने उठाया, लेकिन किसी ने ये नहीं उठाया कि विद्यालय के अंदर अगर 20 गाड़ी है, 20 बसें हैं, उसके स्टाफ का खर्चा कैसे चलेगा। जो उस पर ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनका खर्च कैसे चलेगा इस लॉकडाउन के परिवेश में, अगर विद्यालय ट्रांसपोर्टेशन फी का कोई भी हिस्सा आपसे नहीं लेती है तो। इसका विचार किसी के मन में नहीं आया। उन शिक्षकों का क्या होगा जो सालों से आपके बच्चों को पढ़ाते आए हैं, वर्षों से आपके बच्चों को सींचते आए हैं। आपका फिर कहना है कि निजी विद्यालय इतने दिनों से जो पैसा अर्न किया है उसमें से भी तो दे सकता है। इस पे बहुत 1000 बच्चे का एक छोटा सा कैलकुलेशन मैंने किया कि किसी विद्यालय के पास 1000 बच्चे हैं और 1500 रुपये उसका फीस है, तो महीने का वह 15 लाख कलेक्शन कर सकता है। लेकिन यह कलेक्शन 60% के आसपास ही होता है, तो लगभग 9 लाख रुपए का कलेक्शन उसका होगा। अब है कि एक महीने में टीचर्स की सैलरी, अगर आप 25 टीचर्स मानते हैं 1000 बच्चे पे, वैसे 25 का संख्या कम हो जाएगा, क्योंकि 25 टीचर में 1000 बच्चों को संभालना मुश्किल होगा। तो 30 टीचर हम लेते हैं, तो जिसमें से अगर 15,000 रुपये एक एवरेज, किसी का 20 होगा, किसी का 22 होगा, किसी का 11 होगा, किसी का 12 होगा, किसी का 15 होगा, तो 15,000 रुपये एक एवरेज अगर शुल्क, शिक्षण शुल्क के रूप में शिक्षक को मिलता है, तो 4.5 लाख रुपए का खर्च शिक्षकों की सैलरी पे आती है। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की सैलरी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो वहाँ मानते हैं हम दोनों का मिला करके 80,000 के आसपास में दोनों लोगों की का सैलरी होगा। ऑफिस स्टाफ का माने अगर हम, तो लगभग 75,000 के आसपास ऑफिस स्टाफ, 5 स्टाफ 15,000 के हिसाब से मैंने जोड़ा है। अगर विद्यालय रेंटेड है तो 1.5 लाख रुपया लगभग रेंट भी हो जाएगा, जो प्रमाइसिस होगा, कम से कम 1.5 लाख रुपया उसका किराया हो जाएगा। क्लीनिंग एंड अदर एक्सपेंस में लगभग 1,20,000 रुपया लग जाएगा। और मंथली एक्सपेंस, मंथली अदर एक्सपेंसेस जो हैं उसमें लगभग 1 लाख रुपया, आप चूँकि इतना बड़ा परिवार है तो ये लगना ही लगना है। तो ये टोटल जो खर्च है वो 9,75,000 रुपया होता है। अब इसमें से हम किराया वाला पार्ट में, बहुत सारे विद्यालय का अपना प्रोमाइसिस है, तो किराए वाले पार्ट को हटाते हैं तो लगभग 1 लाख के आसपास विद्यालय प्रबंधन को, और भी बहुत सारे खर्चे, 1 लाख भी नहीं, उससे भी नॉमिनल कॉस्ट उनके पास बचेगा। लेकिन वकालत तो ऐसी हो रही है जैसे स्कूल वाले, कुछ लोग तो कहते हैं भाई स्कूल वाले शोषण करते हैं। अरे भैया, किसने कहा आपसे कि आप शोषण कराने जाइए? निजी विद्यालयों के पास क्यों जाइए? आप क्यों जा रहे हैं? सरकारी इतनी अच्छी व्यवस्था है बिहार के अंदर, हमारे प्रदेश में, हमारे भारत में सरकारी +2 तक की जो शिक्षा है, 2-4 राज्य छोड़ दिया जाए तो इतनी अच्छी व्यवस्था है कि आप आराम से वहाँ पढ़ा सकते हैं। तो फिर आपको निजी विद्यालय की ज़रूरत पड़ी ही क्यों? और सरकारी विद्यालय के अंदर शिक्षकों का अब क्यों नहीं पढ़ाई होता? वहाँ शिक्षक दोषी नहीं है। अरे भैया, जब 5-5 महीने आप उनको तनख्वाह नहीं देते हो, अभी आपने अतिथि शिक्षक बहाल किया, इसी वीडियो में मैं आपको अतिथि शिक्षक से भी मिलवाऊंगा, और विगत में वो कहीं प्रिंसिपल रहे हैं किसी निजी विद्यालय में और आज अतिथि शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं सरकार के साथ, तो क्या उनकी वास्तविक स्थिति है, इस पर हम लोग उनसे भी बात करेंगे इसी वीडियो में। वैसे राजनीतिक लोग जो कहते हैं कि विद्यालय प्रबंधन को पैसा नहीं लेना चाहिए, ये हिसाब मैंने आपको बताया है, आप एक बार जोड़ के देखिएगा। विद्यालय प्रबंधन अगर पैसा नहीं लेगी
तो एक मास बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार होंगे ही होंगे। आप सरकारी रूप से आप दबाव बना नहीं सकते हो क्योंकि आप पैसा देते नहीं हो, और दबाव भी आप बनाओगे तो आपको ऑडिट लोग दे देंगे कि भैया ये हिसाब किताब है, मेरे पास इतना तो बचत ही नहीं है जो कि मैं ये 3-4 महीना जो आपका ये लॉकडाउन का जो भी समय रहेगा इसका पैसा मैं खुद से दे पाऊँ। उस परिस्थिति में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी आवाम, बहुत बड़े मात्रा में परिवार प्रभावित होगा। आपका छोटा छोटा सहयोग, अभिभावकों का छोटा छोटा सहयोग, 1000 अभिभावक का छोटा छोटा सहयोग हो सकता है कि उन शिक्षकों के परिवार को चलाने के लिए बहुत ही मजबूत एक कदम बनेगा। और लॉकडाउन में ऐसा नहीं है कि निजी विद्यालय, खासकर मैं देख रहा हूँ कि तमाम कोशिश करती है अपने बच्चों को इंगेज करने का। जो लोग ये कहते हैं कि यूट्यूब वीडियो देखने से आंखों पे असर होगा, तो भाई साहब टीवी और कई सारी ऐसी साधनें हैं जिसको देखने से भी असर होता है। इसलिए आप बर्दाश्त करें और समाज के साथ आप निजी विद्यालयों का अगर पे राजनीति करना चाहते हैं तो यह आपकी भूल है। आप निजी विद्यालयों, आप सोचो कि अगर निजी विद्यालय बंद हो जाते हैं तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी रहेगी। यह एक सोचनीय प्रश्न है। आप लोगों से अनुरोध करूंगा इस वीडियो को आप लोग शेयर करते रहें। साथ ही इसी वीडियो में अब मैं आपको हमारे एक निजी विद्यालय से जो अतिथि शिक्षक के रूप में लोग गए हैं उनमें से एक भाई हमारे साथ आएंगे, आपको मिलवाते हैं हम उनसे। ये इसका आपका टारगेट है कि आप दोस्तों हमारे साथ एक अतिथि शिक्षक मिथिलेश जी जुड़े हैं। मैं आप लोगों को उनसे इस वीडियो में मिलवाता हूं और वो बात करेंगे, बताएंगे कि अभी उनको जो सरकारी सिस्टम के अंदर क्या तकलीफ है, कैसे वो काम करते हैं। मिथिलेश जी को बताइएगा कैसे अभी जो कोरोना काल में आपका जो समय है, काफ़ी पहले से आपको जो मासिक जो आप लोगों का तनख्वाह है अतिथि शिक्षक के रूप में नहीं मिल रहा है, एक बार आप अपने लोगों से बताइएगा कैसे आप इस समय गुजर बसर आप लोगों का चल रहा है। अभी तो हम लोगों का बहुत विकट स्थिति है और हम लोग का नवंबर तो ये 2019 के बाद कोई पेमेंट नहीं आया है। सरकारी पेमेंट तो ये रहा, वैल्यूएशन वर्क भी हुआ इंटरमीडिएट का, या उसके बाद आपको मैट्रिकुलेशन का भी अब समाप्त हो चुका है। इंटरमीडिएट का रिजल्ट भी निकल गया है वैल्यूएशन का, लेकिन उसका ही बकाया राशि अभी बार बार कहने के आश्वासन के बावजूद भी अभी तक नहीं आया है। इसके चलते हम लोग सभी गेस्ट शिक्षक या इवैल्यूएशन करने वाले हैं, सब इससे हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन में हैं और बार बार प्रेशर बनाने से रिक्वेस्ट करने पर भी ये नहीं आ पा रहे। इस बीच में आपका परिवार आप लोग कैसे चला पा रहे हैं? ये हम लोग एक्स्ट्रा कोई अपना व्यवस्था एक्स्ट्रा पैकेज से हम लोग चला रहे हैं, या कहीं ओवरऑल हम लोग बहुत परेशान हैं दिक्कत से किसी मतलब जी इससे पहले आप क्या करते थे? जैसे अतिथि शिक्षक तो सरकार का इधर प्रावधान आया है, इससे पहले आप क्या? इससे पहले मैं प्राइवेट स्कूल में था, स्कूलिंग में जी। तो कहीं ना कहीं आज जो अभिभावकों का एक विरोध है कि निजी विद्यालयों का जो मासिक शुल्क है वो विद्यालय को नहीं लेना चाहिए, क्या आपका क्या कहना है? अगर विद्यालय शुल्क नहीं लेगा तो क्या विद्यालय की ऐसी स्थिति होगी कि वह सबको सैलरी दे पाएगा? सबसे पहले मेरा ये इसमें कहना है कि विद्यालय कोई व्यवसाय नहीं होता है कि 6 महीना फ्री कर देने के बाद फिर 6 मंथ से नेक्स्ट 6 मंथ में विद्यालय को फी लेना पड़ेगा। क्योंकि ये तो कहा जा रहा है कि अभिभावकों से फी नहीं लिया जाए, लेकिन ये तो नहीं कहा जा रहा है कि जो उसमें कर्मी है उनको फी नहीं दिया जाए, उनको तो देना है। तो जब उनको देना है तो सहजता से लेना भी पड़ेगा, लेके ही दिया जा सकता है। इसलिए हमारे समझ में ये उचित नहीं है। हाँ, उसमें ये है कोरोना महाकाल में फिलहाल कुछ दिन इसको स्टे करके या इसको अंशतः कुछ ये करके 1 किस्त को 2 किस्त 3 किस्त में समूची राशि को बांट के लिया। ज़्यादातर विद्यालय तो ऐसा कर ही रही है कि आप मतलब फी बाद में भी दें या फिर आपकी इच्छा है तो आप ट्यूशन फी या कुछ दे दें। ज़्यादातर जो हमारे अभी तक हमारे नहीं, तो इसमें ये करना है ये चल सकता है, लेकिन कंप्लीट एक्सक्यूज फी नहीं लेना ये हमारे समझ से उचित नहीं है। इससे प्रभावित होगी व्यवस्था प्रभावित। चूँकि आपसे मैंने यह सवाल इसलिए किया क्योंकि आप विद्यालय प्रबंधन से विद्यालय में पहले भी काम कर चुके हैं, अच्छी जगह पे आप काम किए हैं। तो मेरी राय में ये इससे व्यवस्था प्रभावित होगी, और प्रभावित नहीं होगी बल्कि पैरालाइज हो जाएगी। जो भी प्राइवेट व्यवस्थाएं हैं वो नहीं चल पाएगी। हाँ, लॉकडाउन का कुछ दिन है, ये हो सकता है जुलाई तक जाए, अगस्त में भी जाए, ये चलेगा। इसका कोई मेडिसिन नहीं है मार्केट में, ये चलेगा। लेकिन इसमें वही हो सकता है कि पार्शियली पेमेंट पर अभी खींचा जा सकता है, बाद में बकाया राशि को लेकर के फिर तब व्यवस्था को चलाना ज़्यादा बेटर है। इससे गुणवत्ता कायम रहेगी।